हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बोरिंग टेक्नीशियन में जो हम लोग 1 से 50 मॉडल प्रैक्टिस सेट बनाए थे, 2 वॉल्यूम में बनाए हैं। वॉल्यूम 1 में 1 से 25 और वॉल्यूम 2 में 26 से 50 बनाए हैं। तो आज का जो टॉपिक है सेट नंबर 28 हम लोग डिस्कशन करेंगे। सेट नंबर 1 में टेक्निकल क्वेश्चन का ऐसे क्वेश्चन है 120, लेकिन हम लोग जो टेक्निकल पोर्शन है उसी का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। यह YouTube पर एकमात्र ऐसा चैनल है जो बोरिंग टेक्नीशियन का सबसे ज़्यादा वीडियो लोड किया गया है। उसके बाद हम बुक के बारे में बता दें तो बुक हमारे पास 4 बुक जो है, यह फर्स्ट बुक जो है वह सब्जेक्टिव बुक है। यह कौन सी बुक है? सब्जेक्टिव बुक में इसमें पढ़ने के लिए कौन कौन सा टॉपिक है तो थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर दूँ। पढ़ने वाला में जो सिलेबस में दिया है, साइंस पोर्शन में क्या क्या दिया है तो साइंस पोर्शन में दिया है यूनिट्स, स्पीड, वेलोसिटी, मोशन, द्रव्यमान, भार, घनत्व, वर्क, पावर, एनर्जी, उसके बाद हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, उसी तरह इसमें पढ़ने वाला है। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल में नियम दिया है और बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ाएंगे। ट्रेड में क्या दिया है? ट्रेड में दिया है मेजिंग टूल, मेटल, हीट ट्रीटमेंट, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और पाइप फिटिंग हम लोग ऐड किए हैं। तो जितना टॉपिक सिलेबस में लाइन बाय लाइन जो दिया है ना, ये पढ़ने वाला बुक है, सेल्फ स्टडी के लिए अच्छा है। दूसरा जो बुक हम लोग बनाए हैं वह आपको 2500 MCQ है। यह चैप्टर वाइज MCQ है। इसमें 300 न्यूमेरिकल डाला हुआ है, केवल फिजिक्स का और बेसिक इलेक्ट्रिकल का। यह चैप्टर वाइज, जैसे आपको यूनिट्स 110 क्वेश्चन MCQ है, स्पीड, वेलोसिटी, मोशन 150 MCQ क्वेश्चन है, वर्क, पावर, एनर्जी 110 क्वेश्चन है। उसके बाद आपको द्रव्यमान, भार, घनत्व 150 क्वेश्चन है। उसके बाद आपका क्या है, हीट एंड टेम्परेचर, वहां से 300 क्वेश्चन है। बेसिक इलेक्ट्रिकल का 300 क्वेश्चन है। हीट ट्रीटमेंट में 180 क्वेश्चन है। मेटल में 180 क्वेश्चन है। पाइप फिटिंग में 210 क्वेश्चन है। यानी कि कोई एक सेफ्टी एंड फायर में 100 क्वेश्चन है। यानी कि यह दूसरा बुक हो गया। तीसरा बुक जो हम लोग बनाए हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 से 25 तक। कितना? 1 से 25 तक। इसमें आपको वॉल्यूम 1 है और जो चौथा बुक है वह आपको 26 से 50 तक। एक बुक लेना चाहते हैं तो 400 रुपये लगेगा, चारों बुक लेना चाहते हैं तो 1400 रुपये लगेगा। थोड़ा सा आप सीरियसली आते हैं। देखिए, बोरिंग टेक्नीशियन में जनवरी में पेपर होना है। एक बात थोड़ा सा और आपको स्पष्ट कर दूं कि जनवरी में पेपर होना तो टाइम कितना आपके पास बचा है? टाइम बचा है या अक्टूबर चल रहा है, नवंबर और दिसंबर। अक्टूबर में क्या है कि 4 अक्टूबर आज हो गया है। उसके बाद दुर्गा पूजा है, दीपावली है, छठ पूजा है। पर्व में न चाहकर भी 15 दिन आपका निकल जाएगा। बचा कितना? मुश्किल से अगर टाइम बचा है तो 70 दिन टाइम बचा है। आपको मैं बोलता हूं 3 तरीका से आप क्लास कर सकते हैं हमारे यहाँ। या तो ऑफलाइन में हम आपको गारंटी देंगे रिजल्ट होगा। 70 दिन आप हमें दीजिए, मैं आपको रिजल्ट में कन्वर्ट करके दूंगा, क्योंकि हमें अपने आप पर भरोसा है और जैसा सिलेबस दिया गया है, जैसा टॉपिक दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप हमारे अनुसार चलिएगा, ऑफलाइन बैच में आइएगा, ज्वाइन करिएगा, 100% रिजल्ट होगा। हमारे अनुसार चलिएगा तब। दूसरा कोर्स है ऑनलाइन पेड कोर्स है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से ज्वाइन करिए। 200 लाइव क्लासेज होगा। कितना? 200 लाइव क्लासेज होगा। लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाएगा। प्रतिरोध दिया है तो प्रतिरोध के बारे में इतना बताया जाएगा कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रतिरोध के बारे में फिर MCQ क्वेश्चन, बेसिक इलेक्ट्रिकल का न्यूमेरिकल, साइंस का न्यूमेरिकल आपको ऑनलाइन। और तीसरा तरीका है सेल्फ स्टडी। जो लोग देखिए ऑनलाइन पेड कोर्सेज ज्वाइन करिएगा तो हमारे अनुसार से अगर चलिएगा तो 60 से 70% रिजल्ट होने का चांस है। आपको हो सकता है थोड़ा सा पढ़ने में ठीक है तो, और नहीं तो अगर कोई बहुत सारे स्टूडेंट है जो आने में सक्षम नहीं है, सेल्फ स्टडी के माध्यम से यह 4 बुक ले लीजिए। चारों बुक 1400 के पड़ेगा, एक बुक आपको 400 के पड़ेगा।
आपका रिजल्ट होगा। थोड़ा सा भी पढ़ने में ठीक है तो जो आपको अच्छा तरीका है, या तो ऑफलाइन आ सकते हैं या ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, या ऑनलाइन भी ज्वाइन कर लीजिए और किताब भी मंगा लीजिए, और भी अच्छा हो जाएगा। इस तरह से आप तैयारी कर। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आपको पहले बुक मंगाना है तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से पेमेंट कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा, उसको आप जहां से पेमेंट किए वहां से मैसेज करिए कि इस नाम से पेमेंट हुआ है, और उसको व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए और एड्रेस भेज दीजिए। डेली बुक पार्सल हो रहा है, डेली। बहुत सारे स्टूडेंट का बोल रहे हैं कॉल सर, तो कॉल 9 बजे रात के बाद करिएगा, या इवनिंग में 8 बजे और 9 बजे के बीच में करिएगा, तब आपसे हमको बात हो पाएगा। चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज का जो सिलेबस है उसके अनुसार। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पदार्थ का वह गुण जो विरूपण को अस्थायी रूप बनाए रखता है कहा जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए एक होता है इलास्टिसिटी और एक होता है प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या कहते हैं, अगर इस पर बल लगाया जाता है ना तो यह अपनी आकृति परिवर्तन कर लेता है, और जैसे ही बल हटा लीजिएगा तो यह पुरानी अवस्था में आ जाता है। इस गुण को बोलते हैं इलास्टिसिटी, अर्थात इसी गुण को बोलते हैं प्रत्यास्था का नियम, अर्थात प्रत्यास्था का नियम हुक ने दिया था। पुरानी अवस्था में आ जाता है इलास्टिसिटी। कोई वस्तु पर अगर बल लगाएं और वह स्थिति परिवर्तन कर लेता है और पुरानी अवस्था में नहीं आता है, इस गुण को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। और ये जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से यह अस्थायी रूप धारण कर लेता है, यानी कि बल को हटा लेने पर, यानी कि विरूपण को हटा लेने पर भी वो पुरानी अवस्था में नहीं जाता है, एक नया रूप धारण कर लेता है, एक अस्थायी रूप धारण कर लेता है। उसी गुण को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। एक बात और बता दो, प्लास्टिसिटी के गुण के कारण ही बर्तन बनाया जाता है, ठीक है। और ऑप्शन भंगुरता। भंगुरता क्या है कि कोई भी पदार्थ जितना ज्यादा हार्ड होगा उतना ही ज्यादा भंगुर होगा, याद रखिएगा। यानी कि हार्डनेस और भंगुरता एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। हार्डनेस और भंगुरता एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। भंगुर जो चीज होगा ना, उस पर मारिएगा, प्रहार करिएगा, चोट करिएगा तो वह टूट जाएगा। जैसे शीशा कांच देखें ना, कांच भंगुर होता है, मारिए तो एकदम चूर चूर हो जाता है। यह एक प्रकार का भंगुर है, ठीक है। दूसरा है तन्यता, जिसको बोलते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी गुण के कारण क्या होता है कि वायर खींचा जाता है। अगर कोई चीज धातु का हमको वायर बनाना है तो वैसे धातु का चयन करेंगे जिसमें डक्टिलिटी का गुण ज्यादा है, वैसे धातु का चयन करेंगे जिसमें डक्टिलिटी का गुण ज्यादा है, अर्थात तन्यता गुण के कारण तार खींचा जाता है। आघातवर्धनता, मेलाबिलिटी, यानी कि चादर के रूप में धातु का, मेटल का वह गुण जिसके कारण यानी कि चादर के रूप में बनाया जाता है। यह गुण सोना में सबसे ज्यादा पाया जाता है। सोना में आघातवर्धनता का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वह गुण जिसके कारण पदार्थ उच्च आघात टूटने का विरोध करता है। यानी कह रहा है कि उच्च आघात यानी कि हाई प्रहार करते हैं, यानी कि प्रेशर देते हैं या हैमरिंग करते हैं तो क्या है, वो सहन करता है। देखिए समर्थ, मजबूती मतलब होता है, एक चिमरापन जो होता है ना, टफनेस के कारण जो होता है वह आपको क्या सहन कर लेता है। टफनेस के कारण अगर हाई प्रहार करिएगा, हैमरिंग करिएगा तो वह सहन कर सकता है, अर्थात मजबूत हो। भंगुरता मतलब जानते ही हैं, जितना ज्यादा हार्ड होगा उतना ही भंगुर, और जितना ज्यादा भंगुर होगा उतना ही कमजोर होगा। करापन दिया हुआ है, समर्थ दिया हुआ है, इसका आंसर सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है 3 नंबर, हुक के नियम वस्तु के किस सीमा बिंदु तक धारण करता है? प्रत्यास्था सीमा तक। हुक के जो नियम है वह किस सीमा तक काम करता है? तो प्रत्यास्था के सीमा तक ही काम करता है। हुक का नियम, अभी क्लास ले रहा हूं, जो बाद में कॉल करिएगा। हुक का नियम जो है वह कहां तक काम करता है? प्रत्यास्था सीमा तक ही काम करता है। 3 का बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह उच्च आवेग या भार के कारण होने पर विभंजन का प्रतिरोध करने में समर्थ होता है, क्या कहा जाता है? क्वेश्चन एकदम शुद्ध हिंदी में है। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अभी क्लास ले रहे हैं, बाद में कॉल करिएगा।
क्या है क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या होगा, प्रत्यास्था होगा, सहनशीलता होगा, शक्ति होगा, कठोरता होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 कठोरता होगा, हार्डनेस होगा, हार्डनेस होगा। हार्डनेस के बारे में बता देते हैं। कोई भी जॉब को हार्डनिंग क्यों किया जाता है, या तो जॉब को कटिंग योग्य बनाने के लिए हार्डनिंग किया जाता है, या एक जॉब यानी कि कम घिसे उसके लिए हार्डनिंग किया जाता है। अगर कोई जैसे यह जॉब है, इसके पूरे पार्ट्स को यानी पूरे बॉडी को हार्ड करना है, हार्डनिंग करेंगे। अर्थात जिस स्टील में 0.7% से अधिक कार्बन होता है उस पर ही हार्डनिंग किया जाता है। अब 0.7 से कम जिस पर होता है उस पर केस हार्डनिंग किया जाता है। बोलिए केस हार्डनिंग क्या है? किसी भी जॉब के ऊपरी सरफेस को केवल हार्ड करना होगा तो वहां पर केस हार्डनिंग किया जाता है। अर्थात इस पर क्या किया जाता है, आपको कोई भी जॉब के ऊपरी सरफेस पर केस हार्डनिंग, इसके अनुसार क्या होगा, कठोरता होगा, अर्थात हार्डनेस होगा। अगला क्वेश्चन, सफेद धातु, बहुत VVI क्वेश्चन है जी, एग्जाम में आया हुआ। व्हाइट मेटल, व्हाइट मेटल किसका किसका मिश्रण होता है? व्हाइट मेटल किसका किसका मिश्रण होता है? अभी क्लास ले रहे हैं, थोड़ा देर के बाद कॉल करते हैं आपको। अभी क्लास में मैं हूं, मैं खुद कॉल कर लूंगा, ठीक है। एंटीमनी होता है, टीन होता है, एंटीमनी होता है, लेड होता है। अब बोले कि लेड का परसेंटेज लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, यह 30% से 80% तक होता है। टीन का परसेंटेज 10 से 15% होता है, और एंटीमनी जो होता है वह भी 10 से 15% होता है। सफेद धातु व्हाइट मेटल किसका किसका मिश्रण होता है? टीन, एंटीमनी, लेड का मिश्रण होता है, अर्थात डी होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़े। कॉपर और जिंक किसका होता है? पीतल का मिश्रण होता है। किसका होता है? पीतल का। और उसी प्रकार होता है, आगे देखिए, टीआईजी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड का, टीआईजी टंगस्टन, टंगस्टन इनर्ट गैस, टीआईजी, टीआईजी, ठीक है। बिल्डिंग, यह एक प्रकार का एडवांस बिल्डिंग है। टीआईजी बिल्डिंग क्या है? यह एक प्रकार का एडवांस बिल्डिंग है। बोलिएगा कि एडवांस बिल्डिंग क्या है, तो थोड़ा सा बिल्डिंग के बारे में और स्पष्ट कर दूं। बिल्डिंग एक प्रकार का फास्टनर है। बोलिएगा कि फास्टनर क्या होता है? कोई भी दो जॉब को ज्वाइंट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उस माध्यम को बोलते हैं हम लोग फास्टनर। कोई दो जॉब को ज्वाइंट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उस माध्यम को क्या बोलते हैं? फास्टनर। अब फास्टनर जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? टेम्पोररी फास्टनर होता है, परमानेंट फास्टनर होता है, और सेमी परमानेंट फास्टनर होता है। अब बोलिएगा कि टेम्पोररी फास्टनर क्या होता है? कोई दो जॉब को ज्वाइंट करने के लिए, दो गो जॉब है ज्वाइंट करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे फास्टनर करते हैं। दो जॉब को ज्वाइंट किए और ज्वाइंट करने के बाद डिसमेंटल करते हैं। डिसमेंटल मतलब अलग करते हैं, तो उसमें जॉब भी ना खराब हो और फास्टनर भी ना खराब हो, उसको बोलते हैं टेम्पोररी फास्टनर। जैसे एग्जांपल में नट बोल्ट के द्वारा दो प्लेट को हम ज्वाइंट कर रहे हैं, तो जब नट बोल्ट को खोलिएगा तो नट बोल्ट भी सुरक्षित रहता है और प्लेट भी सुरक्षित रहता है, तो यह क्या कहलाएगा? यह एक प्रकार का टेम्पोररी फास्टनर कहलाता है। अब बोलिएगा कि सेमी परमानेंट फास्टनर क्या होता है? तो जब दो जॉब को ज्वाइंट करते हैं और डिसमेंटल करते हैं तो ना तो जॉब उसमें जब दो जॉब को ज्वाइंट करते हैं और डिसमेंटल करते हैं तो जॉब सुरक्षित रहता है लेकिन फास्टनर खराब हो जाता है। जैसे एग्जांपल में सोल्डरिंग जानते हैं, सोल्डरिंग एक प्रकार का सेमी परमानेंट फास्टनर है। रिवेटिंग जानते हैं, रिवेटिंग भी एक प्रकार का सेमी परमानेंट फास्टनर है। क्लियर है? अब आते हैं परमानेंट फास्टनर, यानी कि परमानेंट फास्टनर उसे कहते हैं जब दो जॉब को ज्वाइंट करते हैं
और ज्वाइंट करने के बाद डिसमेंटल करते हैं तो जॉब भी खराब हो जाता है और फास्टनर भी खराब हो जाता है। इसको बोलते हैं परमानेंट फास्टनर। जैसे में वेल्डिंग एक प्रकार का परमानेंट फास्टनर है, वेल्डिंग एक प्रकार का परमानेंट फास्टनर है। अब बोलिएगा कि वेल्डिंग रिवेटिंग नहीं, ब्रेजिंग जो होता है यह भी एक प्रकार का परमानेंट फास्टनर है। अब सवाल है कि वेल्डिंग कितने प्रकार का होता है, तो वेल्डिंग मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। एक मैकेनिकल वेल्डिंग होता है, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग होता है, केमिकल वेल्डिंग होता है। जो नाम दिया गया वेल्डिंग, जानते हैं कि वेल्डिंग में टेम्परेचर उत्पन्न किया जाता है, टेम्परेचर उत्पन्न किया जाता है जिस माध्यम से उसी के आधार पर उसका नाम रखा गया। जैसे मैकेनिकल वेल्डिंग यानी कि घर्षण के द्वारा जो हीट उत्पन्न होता है उसे मैकेनिकल वेल्डिंग के अंतर्गत रखते हैं। अब मैकेनिकल वेल्डिंग का यूज बहुत कम करते हैं, ऐसे इसका आईटीआई में कम पढ़ना है, डिप्लोमा में मैकेनिकल वेल्डिंग के बारे में पढ़ना है। इसका कोई टाइप नहीं होता है, सीधा जानिए कि घर्षण बल के द्वारा जो हीट उत्पन्न होता है, तापमान उत्पन्न होता है और उसके कारण जो जॉब को जोड़ते हैं वह आपको क्या कहलाता है, मैकेनिकल वेल्डिंग। अब आगे इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग, यानी कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक के द्वारा तापमान उत्पन्न किया जाता है और उस तापमान का प्रयोग हम वेल्डिंग में करते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, आप जानते होंगे, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इंडक्शन वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग, ठीक है। और तीसरा जो वेल्डिंग होता है केमिकल वेल्डिंग। केमिकल वेल्डिंग जो होते हैं वह भी तीन प्रकार के होते हैं, फोर्ज वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और थर्मिट वेल्डिंग। और बाकी जो ये टीआईजी वेल्डिंग है, टीआईजी वेल्डिंग एक प्रकार का एडवांस वेल्डिंग है, ठीक है। टंगस्टन इनर्ट गैस होता है, टंगस्टन इनर्ट गैस होता है। इनर्ट गैस का काम क्या है, इनर्ट गैस में हीलियम और आर्गन यूज करते हैं। कौन सा, हीलियम और आर्गन यूज करते हैं। एक बात और थोड़ा सा बता दूं, क्यों करते हैं हीलियम आर्गन। जैसे दो जॉब को हम ज्वाइंट कर रहे हैं तो क्या करते हैं, यह जॉब जो ज्वाइंट भाग है यह गैस सुरक्षा का काम करता है, कवच का काम करता है, ताकि यह ज्वाइंट जो है बाहरी वातावरण के जो गैस हैं उस गैस से आप संपर्क करके यह ज्वाइंट कमजोर नहीं, यह गैस सुरक्षा का कवच का काम करता है। टंगस्टन इसलिए यहां यूज करते हैं, यह इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हैं, इसको पिघलाया नहीं जाता है, केवल करंट देने का काम करता है। जिसकी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो उसी इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। हम जानते हैं कि टंगस्टन अच्छा धातु भी है और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, गति के समीकरण। हम जानते हैं कि गति का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। न्यूटन साहब को भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है, न्यूटन साहब को भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। और आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता जे थॉमसन को कहा जाता है। आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, जे थॉमसन को कहा जाता है। एक बात थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं, न्यूटन साहब ने एक प्रिंसिपिया पुस्तक लिखे थे, कब लिखे थे, वह 1686 ईस्वी में लिखे थे। कब लिखे थे, 1686 ईस्वी में लिखे थे। और वह प्रिंसिपिया पुस्तक में किसके बारे में वर्णन किया गया है, गति के बारे में वर्णन किया गया है। किसके बारे में किया गया है, गति के बारे में किया गया है। और गति के 3 समीकरण है। पहला समीकरण यह है v = u + at, पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण जो होता है s = u2 + ½ at(x²). स्टूडेंट गलती क्या करता है, इसको तीसरा मान लेता है, तीसरा नहीं है, दूसरा है। और तीसरा जो समीकरण है vx² = ux² + 2as। हमारे जब ऑफलाइन बैचेज में आइएगा ना, आपको 5 से 6 घंटा लगातार क्लास होते हैं। क्या होते हैं, लगातार क्लास होते हैं। अभी क्लास ले रहे हैं जी, क्लास लेके बात करता हूँ। 5-6 घंटा लगातार क्लास होता है। मैं गारंटी देता हूँ, जिसकी एज लास्ट चल रही है, जिसको इसी बार बोरिंग टेक्नीशियन में कंफर्म रिजल्ट चाहिए, ठीक है, वह हमारे ऑफलाइन क्लास को जरूर ज्वाइन करे, वह हमारे ऑफलाइन क्लास को जरूर ज्वाइन करे। क्लास ले रहे हैं जी, ठीक है। एक बात और बता दूं, आने वाला समय में सरकारी नौकरी आईटीआई के लिए बहुत मुश्किल है। पहले कहा जाता था, जिस समय हम आईटीआई किए थे,
कि ITI कर लीजिए सरकारी नौकरी पक्का, थोड़ा सा भी मेहनत कर लोगे तब। और ये भी कहा जाता था, हेलो, हाँ अमित मैं क्लास ले रहा हूँ, थोड़ा क्लास के बाद आपसे बात करता हूँ। बता दूं, पहले कहा जाता है कि सरकारी नौकरी, अब क्या है पता नहीं मोदी जी को क्या हो गया है, हर चीज को बेच रहे हैं। जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को पता ही होगा 1 अक्टूबर से निगम कर दिया गया है। तर्क क्या दिया जाता है कि निगम होगा ना तो लाखों की संख्या में वैकेंसी आएगा। आप पहले ये बताइए कि जो पहले से निगम है उसमें क्यों नहीं वैकेंसी निकाल रहे हैं। पहले से जैसे भेल एक प्रकार के निगम है, अब पिछले 10 साल से वैकेंसी नहीं आया। एक बात और लॉजिक वाली मैं बता रहा हूँ, वैकेंसी नहीं आता है लेकिन अप्रेंटिस की सीट हर साल 600 आता है। और वैकेंसी आता भी है तो कैसे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आएगा, ठीक है, टेम्प्रोरी बेसिस पर आएगा। यानी कि सेल है, भेल है, जितनी कंपनियां हैं निगम, अब उसको प्राइवेट किया जा रहा है। कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर को डायरेक्ट प्राइवेट नहीं कर सकते, पहले उसे निगम करिए और निगम के बाद उसे फिर से प्राइवेट कर दीजिए। बोलेगा कि घाटा में चल रहा है, कोई भी कंपनी को घाटा में लाना, मुनाफा में लाना गवर्नमेंट का हाथ है। जैसे हमारी फैक्ट्री में मान लीजिए कोई हम तोप बना रहे हैं, हवाई जहाज बना रहे हैं, और हमको गवर्नमेंट ऑर्डर ही नहीं देगा तो वो कंपनी ऑटोमेटिक ही घाटा में जाएगा। तो गवर्नमेंट कोई भी चीज को जिम्मेवारी नहीं है, सब चीज को प्राइवेट करना चाह रहा है। तो हमको तो ऐसा लगता है कि मोदी जी को क्यों सरकारी रखें, उनको भी प्राइवेट कर दो, प्राइवेट एक वैकेंसी निकाल दो और बोलो कि जो लोग आएंगे वही प्रधानमंत्री बनेंगे। वह पता नहीं क्या हो गई है उनके दिमाग में, हमें नहीं मालूम, बाकी वह बहुत गलत काम कर रहे हैं। ये स्टूडेंट हित में नहीं है। बोले थे 2 करोड़ रोजगार दूंगा हर साल, हमको तो लगता है हर साल 2 करोड़ बेरोजगार उत्पन्न हो जाते हैं, तो यह सही नहीं है। और बाकी विशेष आप लोग खुद समझदार हैं, याद होगा 2014 से पहले हर महीना ITI के वैकेंसी निकलते रहता था, आपको हर महीने वैकेंसी देखे होंगे निकलते। अब तो इंतजार करना पड़ता है, साल साल भर ये आएगा। हम बोलते हैं कि एक विधायक का या लोकसभा का अगर कोई रिक्त पद हो जाता है तो 6 महीना में उसको भरना अनिवार्य है, सोचिए। और अगर कोई पोस्ट रिक्त होता है, वैकेंसी रिक्त होता है, तो क्या जिस तरह लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा के 6 महीने में भरना जरूरी है, क्या ऐसा यहाँ सिस्टम नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट की मंशा नहीं है, ठीक है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा पढ़ाई भी करते चलते हैं, बात भी करते चलेंगे। कह रहा है कि एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को फेंका जाता है। हम यहाँ पर पत्थर को है और फेंकते हैं, नीचे आता है। तो बताइए जब मीनार से फेंका जाता है उस समय प्रारंभिक वेग 0 होगा ना, तब प्रारंभिक वेग 0 हो गया। कह रहा है ना कि 4 सेकंड के बाद t = 4 सेकंड के बाद वह पृथ्वी पर पहुंच जाता है, पहुंच गया है, ठीक है। उसके बाद करें मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई मतलब क्या, लंबाई, लंबाई मतलब क्या, दूरी, मतलब s पूछ रहा है। तो u मालूम है, t मालूम है, और g = क्या है, ऊपर से नीचे गिराएंगे तो g ही लगेगा ना, जिसको गुरुत्वीय त्वरण। g का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन हम कैलकुलेशन को थोड़ा और आसान करने के लिए g का मान 10 रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मूला पर आइए, s = ut + ½ AT² होता है। देखिए यह जब वस्तु ऊपर से गिरता है तो यह प्लस में होता है, और जब यही वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो यह प्लस जो है ना माइनस करिएगा, याद रखिएगा, मैं यही बता रहा हूं। अब बताइए u का मान कितना है, u का मान 0, t का मान 4, ठीक है, प्लस 1/2 a का मान, यानी कि a मतलब क्या है, g का मान कितना 10, और AT² होता है ना, t² कितना 4, 4 का XR करिएगा कितना होगा 16, 2 पचे 10, 16 पचे 80, 80 मीटर। यानी कि मीनार की ऊंचाई कितना है 80 मीटर। यह न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल आपको सीखना है, पढ़ना है, तो या तो हमारे ऑनलाइन पेड कोर्स से ज्वाइन करिए या ऑफलाइन कोचिंग में ज्वाइन करिए, क्योंकि बुक में आपको न्यूमेरिकल दिया है लेकिन आपको बनाया हुआ नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। यदि भार W है, क्या कह रहा है कि यदि भार W है और प्रयास P है तो फॉर्मूला होता है यांत्रिक लाभ यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू W/P। बहुत BBI क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है W/P। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। घड़ी देखें, घड़ी में कह रहा है कि घड़ी के सेकंड की सुई, एक घड़ी बना ही लीजिए, यह है घड़ी, घड़ी की सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई कोणीय चाल क्या होगा? यह पूरा जब घड़ी सेकंड वाली सुई घूमेगा तो कितना दूरी तय करता है? कितना सेकंड? 60 सेकंड। एंगल कितना करता है? 360 डिग्री। हम जानते हैं कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू θ/t होता है, समझिए। अब बताइए थीटा यानी कि यह सेकंड वाली सुई एक चक्कर पूरा घूमेगा तो कितना डिग्री तय करेगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री लिख दिए। टी कितना सेकंड? 60 सेकंड। अब इसको इस रूप में लिख सकते हैं 2 × 180/60 लिख सकते हैं। इसको इस रूप में लिख 180 इक्वल टू क्या होता है? पाई। तो पाई लिख दीजिए और नीचे क्या है? 60। अब इसको काटिए ना, 2 से 30 दूनी 60, तो क्या बचा? π/30। π/30 क्या होगा? π/30। ऑप्शन नंबर सी। घड़ी के सेकंड वाली वेग के सुई की कोणीय चाल π/30। यह NTPC के एग्जाम में आया हुआ है। आपको सिलेबस में भी जानते हैं कोणीय चाल, ये सब दिया है पढ़ने के लिए। हमारा क्या है, एक बात और स्पष्ट कर दूं, कोई एक टॉपिक दिया है, जैसे में आपको मीटर से एक क्वेश्चन 2015-16 के पेपर में पूछा था, हम पूरा मीटर पढ़ाएंगे। कौन सा मीटर? इलेक्ट्रिकल मीटर। पाइप फिटिंग से क्वेश्चन दिया था, लेकिन पाइप फिटिंग सिलेबस में नहीं है, पाइप फिटिंग भी हम पढ़ाएंगे। एक और हमारे यहाँ जो ऑफलाइन में बच्चे आ रहे देखे होंगे, ट्यूबवेल ऑपरेटर, जो पेपर कैंसिल हुआ, ट्यूबवेल ऑपरेटर में वेल्डिंग से क्वेश्चन दिया हुआ था, हम वेल्डिंग में भी पढ़ाएंगे। हमारा ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपकी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है, हमारी जिम्मेवारी स्टार्ट होती है कि आखिर आपका सिलेक्शन कैसे हो। आपसे एक कदम हम दूर हैं, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। और जब तक स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं होगा, वह टीचर कौन काम का जो पढ़ाया है, ठीक है, लेकिन टीचर के अनुसार से चलिएगा तब। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन बताइए। सिरामिक का नाम सुने होंगे, सिरामिक का नाम सुने होंगे। सिरामिक एक प्रकार का क्या है? नॉन फेरस मटेरियल है। क्या है? नॉन फेरस मटेरियल। सिरामिक के बारे में समझते हैं। सिरामिक पदार्थ में क्या नहीं होता है? सिरामिक पदार्थ में क्या नहीं है? उच्च गलनांक बिंदु, इसकी गलनांक बिंदु हाई होता है जी। सिरामिक का गलनांक जो होता है हाई होता है। भंगुरता, यह भंगुर भी होता है, यह कठोर, लेकिन यह विद्युत चालकता नहीं होता है। क्वेश्चन के हिसाब से डी आंसर होगा। सिरामिक के जो है यह एक प्रकार के आधुनिक पदार्थ है जिसको एल्युमिनियम ऑक्साइड के पाउडर से बनाया जाता है। किसके पाउडर से? सिरामिक को एल्युमिनियम ऑक्साइड के पाउडर से बनाया जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड के पाउडर से बनाया जाता है। यह कार्बन से सस्ता होता है, यह भंगुर होता है। इसका प्रयोग कटिंग टूल बनाने में किया जाता है। और 1200 डिग्री सेल्सियस, समझिए सिरामिक जो है वह 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी अपनी हार्डनेस बनाए रखता है, अपनी हार्डनेस बनाए रखता है। यही है सिरामिक। अब सिरामिक के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, पियर लाइट। स्टील पढ़े होंगे। स्टील में विभिन्न प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। फेराइट होता है, सीमेंटाइट होता है, पियर लाइट होता है। यही तीनों से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा है। अगर क्वेश्चन पूछे जाएगा कि स्टील का सबसे शुद्ध स्ट्रक्चर कौन सा होता है, तो फेराइट। सॉफ्ट स्ट्रक्चर कौन सा होता है? फेराइट। सबसे शुद्ध स्ट्रक्चर, सबसे मुलायम स्ट्रक्चर फेराइट। सबसे हार्ड स्ट्रक्चर पूछेगा तो सीमेंटाइट। सबसे हार्ड स्ट्रक्चर पूछेगा तो सीमेंटाइट। और सबसे मजबूत स्ट्रक्चर पूछेगा,
सबसे मजबूत स्ट्रक्चर पूछेगा तो पियर लाइट होता है। पियर लाइट जो होता है वो उसमें फेराइट 88% और सीमेंटाइट 12% होता है, अर्थात 12 का जो आंसर होगा वह डी होगा। क्वेश्चन को समझ रहे हैं? ठीक है। हमारे डिस्क्रिप्शन में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का भी नंबर दिया हुआ है। जो लोग बुक ऑर्डर करना चाहते हैं कर लीजिए, सीधा पेमेंट करिए, पेमेंट का शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पर, एड्रेस लिख दीजिए। बुक आपको सेल्फ स्टडी के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो बुक मंगा लीजिए। ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हो रहेगा, डाउनलोड करिए, पेमेंट करिए। अब न पढ़िएगा तो कब पढ़िएगा? 70 दिन बचा हुआ है, चाहे सोने में बिता दो चाहे पढ़ने में बिता दो। अगर पढ़ोगे तो बोरिंग टेक्नीशियन बनोगे, नहीं तो आने वाला समय में कोई चीज का वैकेंसी नहीं है, और जब वैकेंसी नहीं रहेगा तो आपको सरकारी जॉब होगा ही नहीं। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि एक बात और बता दो, अगला बार योगी जी अगर मुख्यमंत्री बन गए तो एक फरमान लाए थे, आपको याद होगा कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब होगा निकलेगा तो 5 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा, तो आपको पहले 5 साल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाएगा। यह केशव प्रसाद मौर्य ने वापस कर लिया था। जैसे ही जीतेंगे तो ऐसी तानाशाही दिखाएंगे, देखना यह पहला बार फरमान ये फिर से लेकर आएंगे। आप लोग खुद समझदार हो, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये आपको भी मालूम होगा। अभी क्लास ले रहे हैं, क्लास के बाद थोड़ा देरी के बाद हम कॉल करेंगे। बुक पहुंच गया है? अच्छा, तो वो भी चला जाएगा, थोड़ा क्लास के बाद मैं बात कर लेता हूं आपसे। ठीक, तो आप खुद समझदार हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। चलिए, यानी कि पढ़ने के साथ साथ हम लोग डिस्कशन भी करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सोल्डरिंग में फ्लक्स के प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बात और बता दो, सोल्डरिंग ब्रेजिंग जो है सिलेबस में दिया है, और पहले ही हम बता चुका हूं, हमारा जो बुक है ना 99.9% सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अब बोलेगा 0.1% क्यों नहीं सिलेबस, 100% क्यों नहीं? बोले क्योंकि पाइप फिटिंग जो है ना सिलेबस में नहीं दिया है। आप पाइप फिटिंग को हम लोग अपने मन से बुक में जोड़ दिए हैं। बोले कि ऐसा क्यों किए? तो इसलिए किए क्योंकि 2015-16 के एग्जाम में पाइप फिटिंग से 60 क्वेश्चन पूछा था, उस समय 30 टेक्निकल पूछा था, 30 में 15 क्वेश्चन केवल पाइप फिटिंग से पूछा है। जिनको विश्वास नहीं होगा ना, तो यूथ प्रकाशन का एक बुक है, इसमें आपको 2015-16 वाला भी क्वेश्चन है, ट्यूबवेल ऑपरेटर वाला भी जो एक कैंसिल हो गया, जो एक हुआ था, तीनों पेपर है, आप जाके देख लीजिएगा। तो 0.1% में हम लोग पाइप फिटिंग को एक्स्ट्रा जोड़े हैं। और जो हमारे ऑफलाइन बैच में आते हैं उनको हम वेल्डिंग भी पढ़ाते हैं, कटिंग टूल भी पढ़ाते हैं, मोटर भी पढ़ाते हैं, जनरेटर भी पढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिकल मीटर भी पढ़ाते हैं। बोलिए कि आउट ऑफ सिलेबस क्यों पढ़ा रहे हैं? मान लीजिए कि यूपी SSSC पगला जाएगा तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ देगा। तो जब आउट ऑफ सिलेबस पूछेगा तो बोलिएगा सर तो आप पढ़ाए नहीं किए थे, इसीलिए हम आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको वहां अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछे रिजल्ट हमारा ही होगा। ठीक है। तो यह है सोल्डरिंग। सोल्डरिंग के बारे में जानते हैं, सिलेबस में दिया हुआ है। क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है सोल्डर धातु को तरलता को बढ़ाता है। आगे देखते हैं, ऑक्साइड उत्पत्ति को रोकता है, अतिरिक्त सोल्डर को हटाता है, सोल्डर को गलन ताप को कम करता है। बताइए क्या होगा? ऑक्साइड की उत्पत्ति को रोकता है। क्या है ना, जो पॉइंट को जोड़ते हैं ना, तो यह सतह अगर ऑक्साइड बन जाएगा यानी कि जंग लग जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, वह कमजोर हो जाता है, इसलिए ऑक्साइड की उत्पत्ति को रोकता है। एक और बात बता दूं, सोल्डरिंग जो किया जाता है ना, सोल्डरिंग किया जाता है 450 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर किया जाता है। किसमें? 450 से कम किया जाता है, और बाकी अधिक के लिए आपको पता ही है, हम क्लास लिए हैं सोल्डरिंग के बारे में। अगला क्वेश्चन है, किसी आवेशित खोखले गोले, यह खोखला गोला है, उसका विभव, कभी भी खोखले गोले के विभव कितना होता है? 0 होता है। यह ALP लोको पायलट में बहुत भी क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। खोखले गोले का विभव, अब बोलिए विभव कैसे पढ़ा दिए?
विभव मतलब वोल्टेज। अब वोल्टेज आपको पढ़ना है बेसिक इलेक्ट्रिकल में। हम एक को क्वेश्चन फालतू नहीं दिए हैं सिलेबस में। आपको लग रहा है फालतू ना, तो फालतू ना पढ़िएगा तो रिजल्ट में नहीं होगा। आपको क्या लग रहा है इतना आसान समझ लिए हैं? इतना आसान नहीं है नौकरी, बहुत दिक्कत हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है, पहले जैसा अब नहीं रहा है। आप देखे ही होंगे हर चीज में कटअप आपको अधिक जा रहा है। इनमें से कौन सा गैस आदर्श गैस नहीं है? जितने इनट गैस होते हैं, जो भी इनट गैस हैं, एक प्रकार के आदर्श गैस के अंतर्गत आते हैं। देखिए हीलियम, ब्रोमीन, आर्गन। देखिए ये जो ब्रोमीन है ना, यह क्या है? अधातु है। यह क्या है? अधातु है। यह गैस है, यह भी गैस है और यह भी गैस है। कौन सा गैस है? निष्क्रिय आदर्श गैस है। लेकिन ब्रोमीन जो है अधातु है। क्वेश्चन आता है कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो उसका आंसर होता है पारा। क्या होता है? पारा। पारा क्या है? धातु है। आप पारा का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सॉरी, पारा का आपको जो होता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट होता है 357 डिग्री सेल्सियस। आप पारा का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? फ्रीजिंग पॉइंट -39 डिग्री सेल्सियस होता है। पारा जो है यह एक प्रकार का धातु है और हम जानते हैं कि धातु जो होता है ठोस सॉलिड रूप में पाया जाता है, लेकिन यह धातु अपवाद में है। पारा जो लिक्विड फॉर्म। कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा। कौन ऐसा अधातु है जो आपको द्रव अवस्था में पाया जाता है? वह है ब्रोमीन। यह है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक प्रकार की गैस नहीं। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या होगा? बी होगा। आगे किरचॉफ का नियम निम्न पर लागू होता है। देखिए किरचॉफ का नियम आपको सिलेबस में पढ़ना है। हम बता दूं, व्हीटस्टोन-ब्रिज, ओम के नियम, किरचॉफ के नियम, 2-3 सिलेबस में दिया है प्रतिरोध का नियम। लेकिन हम क्या किए हैं ना, अगर हमारे जो बच्चे ऑफलाइन में आते हैं पूरा नियम में पढ़ा दिए हैं। अब बोलिए कौन कौन नियम? तो पहला क्लास ओम का नियम, उसके बाद व्हीटस्टोन-ब्रिज, ऑस्टेड का नियम, उसके बाद है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का 2 नियम, वोल्टेज लॉ, करंट लॉ। उसके बाद आपको पढ़ाया गया है फ्लेमिंग का नियम, राइट हैंड, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, लेंज का नियम। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम, तो कूलिंग का नियम। तो जितना साइंस में और जितना इलेक्ट्रिकल में नियम है ना, सब हम पढ़ा देते हैं। हमारा टारगेट ये है कि कोई एक क्वेश्चन भी अगर बोरिंग टेक्नीशियन, ट्यूबवेल ऑपरेटर, 2 ट्यूबवेल ऑपरेटर का पेपर हुआ, कोई में भी एक क्वेश्चन पूछा है तो वह पूरा चैप्टर क्वेश्चनवा जिस चैप्टर से पूछा है ना, वो पूरा चैप्टरवा हम पढ़ाते हैं। चाहे हमारे ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन करिए या ऑफलाइन। ऑफलाइन क्लास है, 70 दिन टाइम बचा है। 70 दिन आप हमको दीजिए, मैं आपको रिजल्ट के रूप में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है। अगला किरचॉफ का नियम लागू होता है एसी और डीसी दोनों पर लागू होता है। किरचॉफ का जो नियम है ना, वह एसी ऑब्लिक डीसी पर लागू। बोलेंगे एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट मतलब प्रतिवर्ती धारा, डायरेक्ट करंट मतलब दृश्य धारा। एसी किसे कहते हैं? वैसा करंट जिसकी वैल्यू एंड डायरेक्शन समय के साथ परिवर्तन होता है, उसे एसी बोलते हैं। और डीसी करंट जिसकी वैल्यू एंड डायरेक्शन समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, उसे डीसी कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 17 नंबर। चालकता का मात्रक होता है, चालकता, चालकता का मात्रक जो होता है जिसको बोलते हैं कंडक्टेंस। मात्रक मोह होता है और सीमेंस भी होता है, दोनों मात्रक होता है। अब बोलिएगा दोनों कैसे हो गया? जिस तरह बल का मात्रक न्यूटन और डाइन होता है, ठीक उसी तरह ये भी है। आगे सेलों को समांतर में जोड़ना। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर सेल है क्या। सबसे पहले जानते हैं कि सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, क्या क्वेश्चन है? सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर निम्न में से क्या बढ़ाते हैं? देखिए सेल किसे कहते हैं?
वैसा सिस्टम या डिवाइस जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है उसे आपको सेल कहते हैं। वैसा सिस्टम या डिवाइस जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। और सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। अगर सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ना तो करंट के मान को बढ़ाया जाता है, करंट रेटिंग बढ़ाया जाता है। अगर सीरीज में जोड़ते हैं ना तो वोल्टेज का मान बढ़ता है, तो क्या होगा? धारा क्षमता। क्वेश्चन नंबर 19, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। अच्छे जो उत्सर्जक होते हैं वही अच्छे अवशोषक होते हैं, यह किरचॉफ के नियम में कहा गया है। इसी के आधार पर काला कपड़ा जो हम लोग ठंड के दिन में पहनते हैं, क्योंकि आपको काला जो होता है अच्छा अवशोषक होता है, सूर्य के प्रकाश को लेकर गर्मी प्रदान करता है। और व्हाइट जो होते हैं वह यानी कि रिटर्न करने का काम करते हैं। यह क्वेश्चन के हिसाब से किसका होगा आंसर? किरचॉफ का नियम होगा। किसका होगा? किरचॉफ का नियम होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, परम शून्य ताप जिस पर किसी भी गैस का आणविक गति रुक जाता है, परम शून्य ताप यानी कि गैसों का आणविक गति रुक जाता है, उसी को बोलते हैं परम शून्य ताप। परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस होता है। यह एक प्रकार का काल्पनिक टेम्परेचर है, यह यानी कि काल्पनिक है। अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक, द्रव मतलब जैसे पानी ले लीजिए ना, आप पानी का प्रेशर बढ़ाइएगा तो क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। आप प्रेशर कुकर में क्या होता है ना, प्रेशर अधिक होने से बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है और जिसके कारण खाना जल्दी पकता है। अगर यही पहाड़ पर हम जाते हैं तो खाना लेट से बनता है, क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम होता है। अगला क्वेश्चन है, संवहन की क्रिया। हीट ट्रांसमिशन में हम 5 विधि बताए थे, चालन, संवहन, विकिरण, वाष्पन और अभिवहन। ठीक है, तो संवहन की क्रिया किसमें होता है? तो मैं बता दूं, संवहन की क्रिया द्रव पदार्थ में होते हैं और गैस में होते हैं। संवहन की क्रिया द्रव में, जैसे पानी को देखे होंगे, गर्म करते हैं तो नीचे वाला पानी ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे जाता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग संवहन। और संवहन की क्रिया जो होता है हमेशा द्रव और गैस में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का सम्मिलित जो रूप होता है वह यांत्रिक ऊर्जा होता है। मैकेनिकल एनर्जी 2 प्रकार के होते हैं, आपको एक होता है कैनेटिक एनर्जी और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को 2 वर्गों में विभाजन किया गया है। एक होता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा होता है कैनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फार्मूला होता है mgh और कैनेटिक एनर्जी इक्वल टू फार्मूला होता है 1/2 mvx²। यह सब साइंस में हम पढ़ाए हैं, एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छोड़े हैं। जो लोग बोरिंग टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहते हैं, 100% रिजल्ट चाहिए, हमारे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करिए। जो लोग आने में सक्षम नहीं हैं वह ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, आप वहां करें। जो लोग सेल्फ स्टडी के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो आप यह 4 जो बुक है बोरिंग टेक्नीशियन का, यह चारों बुक मंगा सकते हैं घर पर होम डिलीवरी के माध्यम से। डेली पार्सल आजकल हो रहा है, हर तीसरा चौथा दिन में आपको बुक डिलीवरी हो जाएगा, संडे सैटरडे छोड़कर, और जिस दिन पार्सल होता है उस दिन छोड़कर। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, 373 मीटर गहरे तालाब से 360 केजी पानी 30 मिनट में निकाला जाता है, तो पंप द्वारा ली गई शक्ति
P इजकल टू फॉर्मूला होता है W/T। अब देखने से लग रहा है कि क्वेश्चन में बनेगा, देखिए हम कितना इजी बना देते हैं। पावर इजकल टू P इजकल टू W/T। अब बोलिएगा W क्या है, कार्य, वर्क, और W इजकल टू फॉर्मूला होता है mgh/T। क्या होता है, mgh/T होता है। अब बताइए m का मान कितना दिया हुआ है, m का मान कितना, द्रव्यमान कितना 360 लिख दीजिए। g का मान हम 10 रख लेते हैं, लिख दीजिए। h गहराई कितना है 373, ये भी लिख दीजिए। और टाइम कितना है 30, लेकिन इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से गुना कर दीजिए। अब फटाफट काटिए तो देखिए 1 0 1 0 अच्छा 36, 3 दूनी 6 हो गया। और यह 373 में गुना करिएगा तो क्या आएगा, 746 आएगा। 700, अच्छा 1 0 यहाँ है, 1 0 1 0 कितना आएगा 746। सही है, काटे हैं ना जी। 1 0 1 0 36 हो गया। 1 0 1 0 3 दूनी 6 हो गया। 2 से गुना कर दीजिए 746। 746 इजकल टू क्या होता है 1 HP। 746 इजकल टू क्या होता है 1 HP। इजी हो गया। आप बोरिंग टेक्नीशियन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करिए, जिनका एज लास्ट चल रहा है, ठीक है, या गर्ल्स हैं या जो आरक्षित हैं, आपका कंफर्म रिजल्ट होगा। जो लोग नहीं आ सकते हैं वह ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर, ऐप का लिंक दिया है, फटाक से ऐप को डाउनलोड करिए, पेमेंट करिए, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकंड में 10 kg मीटर पर सेकंड एक बार परिवर्तन होता है तो क्या होगा। सबसे पहले जानिए F इजकल टू फॉर्मूला होता है संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन की दर होता है ना, तो दर जब होगा तो नीचे क्या होगा, टाइम होगा। अब संवेग में परिवर्तन कितना है 0.02। टाइम कितना दे रहा है, टाइम कुछ है मालूम, सॉरी, संवेग में परिवर्तन कितना है 10 kg और टाइम कितना दे रहा है 0.02 सेकेंड। पॉइंट को हटाइएगा तो 1 0 2 0 और बैठ जाएगा, 2 से काट दीजिए, कितना आएगा 500 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। उत्तोलक किस सिद्धांत पर काम करता है। उत्तोलक न्यूटन पर नहीं करता है, फैराडे पर नहीं करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 800 kg की एक कार द्वारा 5 मीटर से 10 मीटर पर सेकेंड का वेग बढ़ाने में किया गया कार्य क्या होगा। चलिए बताइए तो ये क्वेश्चन। देखिए मैं बता देता हूं, इसका फॉर्मूला होता है किया गया कार्य, किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब बताइए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv/2 होता है। 1/2 m तो ठीक है, अब v है ना तो क्या होगा vx² माइनस vx²। यह 2 है, यह 1 है। अब बताइए 1/2 m का मान दिया है, m का मान दिया है 800 और v का मान, v2 का मान कितना है 10, तो 10 का होल स्क्वायर करेंगे कितना 100, अब 5 का होल स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25 से होगा ना जी, 25 और 100 में से 25 जाएगा तो कितना 75। 1/2 इंटू 800 अब बाई यहाँ 75 होगा, यही होगा। इसको काट दीजिए, 2 से काट दीजिए कितना होगा 400।
4 से इधर गुना कर दीजिए तो कितना होगा, 4 पचे 20 की शून्य हाथ में 2 और 28 से 2 30, इतना 2 जीरो बैठा दीजिए तो कितना हो गया 30,000 जूल। 30 किलो 1000 से भाग दे दीजिए, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, कितना हो गया 30 किलो जूल। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ रहा है। और नहीं समझ में आ गया तो हमको नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप दे दिए हैं, कॉल दे दिए हैं, अब बात कर लीजिए ना, हम आपको समझा देंगे। और ज़्यादा आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए, पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, आपको उसमें सभी चीज़ के बारे में डिस्कशन किया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चलिए बनाइए तो आप लोग जरा। जो दिया है उसका मान लिख लीजिए। R इजकल टू 2 ओम, I इजकल टू 5 एम्पियर, T इजकल टू 30 मिनट दिया हुआ। फार्मूला होता है एक H इजकल टू I² RT होता है। I का मान कितना दिया है 5, तो 5 का होल स्क्वायर कर दो 25। R का मान कितना दिया है 2 और T का मान कितना दिया है 30 गुने 60 होगा, क्योंकि यह मिनट में है तो 60 से गुना कर दीजिए और सबको कैलकुलेट करिए तो यह 25 दूनी 50 और 25 दिए 75, तो क्या होगा 25 दूनी 50 था और 50 गुने 30 गुने 60 हो गया, और गुना कर लो। पंक्ति है 15, 15 छके 90, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 1 2 3। देखिए तो कुछ है कहीं दिया हुआ है 9 गुने 4 जीरो डी, ठीक है। किसी धातु में तार में विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तभी तो प्रवाह होता है। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को ही करंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, बताइए। एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युतीय क्षेत्र में, केवल विद्युतीय क्षेत्र में, बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तांबा के चकती में छेद है। तांबा है एक प्रकार का और इसमें क्या है, एक प्रकार का होल है। क्या है? एक प्रकार का होल है। गर्म किया जाता है तो यह होल का व्यास क्या होगा? कोई भी धातु को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, यह फैलता है, और जब फैलेगा तो इसका डायमीटर भी बढ़ेगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। कभी भी स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं कि जब यह फैलेगा तो यह सिकुड़ता है, ऐसा नहीं है। कभी भी यह एएलपी में क्वेश्चन पूछा हुआ है जी, एएलपी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक तांबा का चकती है और जब इसको गर्म करिएगा इसका जो डायमीटर होगा क्या होगा? डायमीटर हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि धातु जो होते हैं, धातु में आपको ऊष्मीय प्रसार गुणांक होता है। तापमान देते हैं तो वह बढ़ता है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान परिवर्तन में ठोस की लंबाई में हुए भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या बोलते हैं? देखिए, अगर लंबाई में अगर वृद्धि हो रहा है उसको रेखीय प्रसार गुणांक, उसको अल्फा से सूचित करते हैं। अगर क्षेत्रफल में आपको वृद्धि होता है टेम्परेचर के कारण तो उसको क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, उसको बीटा से सूचित करते हैं। और उसको आयतन में अगर वृद्धि होता है उसको आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं, जिसको गामा से सूचित करते हैं। तीनों का संबंध देखिएगा तो अल्फा इजकल टू 2 बीटा इजकल टू 3 गामा होता है। अब बोलिएगा कि अल्फा सिंगल क्या है? क्योंकि लंबाई में वृद्धि होता है, एक ही डायमेंशन होता है तो यहाँ सिंगल है। क्षेत्रफल में क्या होता है? क्षेत्रफल इजकल टू फार्मूला होता है L इंटू बी, यानी कि लंबाई या चौड़ाई 2 वृद्धि हो रहा है, यहाँ 2 डायमेंशन हो गया। गामा यानी कि आयतन में जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, तो यहाँ 3 डायमेंशन होता है, 3 से अनुपात होता है।
यानी कि रेखीय प्रसारण गुणांक, क्षेत्रीय प्रसारण गुणांक और आयतन प्रसारण गुणांक में तीनों में जो संबंध होता है यह ए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, संघनन क्या होता है बताइए। संघनन जो होता है क्या होता है, चलिए आप लोग भी बताइए। वाष्प डायरेक्ट द्रव में परिवर्तन होता है ना, उसको संघनक बोलते हैं। वाष्प, पानी को हम गर्म किए तो वाष्प बना, और वाष्प को जब ठंडा करिएगा तो क्या बनेगा, द्रव बनेगा, उसी को बोलते हैं संघनन। यानी कि वाष्प द्रव में परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं संघनन। एक और बात, कोई भी ठोस लिक्विड में परिवर्तन ना होके वह डायरेक्ट गैस में परिवर्तन होता है, उस क्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वापातन। उस क्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वापातन। वो अलग है, यह अलग है। अगला क्वेश्चन, 5S तकनीक किस देश से लिया गया है। 5S तकनीक जो है वह जापान से लिया गया है। कहां से लिया गया है, 5S तकनीक पढ़ लीजिएगा, बहुत VBI है उसमें। प्रथम एस, सेकंड एस, थर्ड एस क्या होता है, तो प्रथम एस क्या होता है, सेकंड एस क्या होता है, इससे क्वेश्चन आपको आता है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन बहुत आगे पीछे दे दिया गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं। 5S तकनीक में प्रथम एस क्या है, सीरी, सीटोन, सीसो, सीसेस्कू होता है, तो क्या होगा सीरी। 5S तकनीक में प्रथम एस सीरी, सीटोन, सीसो, सिकेसु, सिकेसु होता है। ठीक है, तो प्रथम एस सीरी होता है। अगला, अपेक्षिक घनत्व क्या होता है। देखिए अपेक्षिक घनत्व इक्वल टू होता है, अपेक्षिक घनत्व इक्वल टू होता है किसी भी वस्तु का द्रव और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, यानी किसी भी पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व के अनुपात को अपेक्षिक घनत्व बोलते हैं। अपेक्षिक घनत्व कहते हैं, वहां ऑप्शन नहीं था, किसी वस्तु का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, यहाँ ऑप्शन में गलत है ये। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व के अनुपात को क्या बोलते हैं, अपेक्षिक घनत्व बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, जल का अधिकतम घनत्व क्या होता है। देखिए जल का जो अधिकतम घनत्व होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस। इससे क्वेश्चन क्या आता है मैं बता देता हूं। कोई पानी को, जल को 0 डिग्री सेल्सियस से अगर 10 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे हम जानते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी जो होता है वह अधिकतम होता है, लेकिन वॉल्यूम जो होता है न्यूनतम होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस तापमान पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो अब 0 से हम 10 डिग्री सेल्सियस पर, तो अगर घनत्व पूछेगा तो पहले घनत्व बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, और फिर घटेगा। अगर यही पूछेगा कि आयतन क्या होगा, तो पहले आयतन घटेगा और फिर बढ़ेगा। यही क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है, याद रखिएगा। यह 4 डिग्री सेल्सियस, बोले 100 डिग्री सेल्सियस पानी का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट जो है पानी का वह 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में ना, फ़ारेनहाइट में कितना होता है, फ़ारेनहाइट में पानी का बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। र्यूमर में कितना होता है, र्यूमर में 80 र्यूमर होता है। केल्विन में कितना होता है, केल्विन में 373 होता है। किसी भी द्रव पदार्थ का घनत्व मापा जाता है। देखिए किसी भी द्रव पदार्थ का घनत्व हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। हाइड्रोमीटर से घनत्व मापा जाता है। क्या मापा जाता है, घनत्व। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। क्या मापा जाता है, आर्द्रता मापा जाता है। मैनोमीटर से गैस का दाब मापा जाता है। एक बात और बता दूं बैरोमीटर के बारे में, अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक
अचानक गिरता है तो आंधी तूफान आने का संकेत होता है। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होता है। अगर यही बैरोमीटर का पाठ्यांक आपको एकाएक ऊपर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होता है। क्लास ले रहे हैं, बाद में कॉल करिएगा। अचानक गिरना आंधी तूफान, धीरे धीरे गिरेगा तो पानी होगा, वर्षा होगा, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ होगा। अगला क्वेश्चन, 200 वाट के 5 लैंप, 200 वाट के 5 लैंप 30 पैसे प्रति यूनिट की दर से 5 घंटे की बिजली खपत। सबसे पहले 200 वाट है ना जी, 200 वाट कितना लैंप है? 5 लैंप है, 5 लैंप है ना। कितना घंटा जलाते हैं? 5 घंटा जलाते हैं। तो वो पहले इसको क्या करिए ना कि आपको यूनिट में कन्वर्ट कर लिए। तो यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग देते हैं, क्योंकि एक यूनिट में 1000 वाट होता है। ये जो आता है वाट में आता है। अगर 1000 से हम भाग दे दिए तो यूनिट में कन्वर्ट हो गया। अब काटो तो 10 10 10 10 हो गया। 5 दूनी 10 और 2 2 कैंसिल, क्या है? 5 यूनिट। कितना? 5 यूनिट है। एक यूनिट का दाम 30 पैसा, तो 3.150 कितना होगा जी? 1.5। कितना होगा? 1.5। 5 गुने 0.3 करिएगा, 3 पचे 15, एक अंक के बाद पॉइंट, यानी कितना आएगा? 1.5 रुपये बिल आएगा। कभी भी इस तरह का जब क्लास ले रहे हैं 9 बजे के बाद कॉल करिएगा। कभी भी जब इस तरह के क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करिएगा, सबको ऊपर लिख दीजिए। बाकी उसमें कंफ्यूजन क्या होता है ना स्टूडेंट को, जैसे दे देंगे ना कि 5 वाट के 5 बल्ब को, और 10 वाट के 10 बल्ब को, और 200 वाट के 200 हीटर को, आप सबको गुना करिएगा थोड़ी निकलेगा। वहां गुना करिए एक को, फिर जोड़ दीजिए, एक को गुना करिए जोड़ दीजिए। वैसा जब क्वेश्चन आएगा तो आपको हम बताएंगे। हाँ, बोल रहे हैं कि क्लास मैं ले रहा हूं 10 बजे के बाद, 9 बजे के बाद कॉल करिएगा। सोलर कुकर देखे हैं? सोलर कुकर के अंदर का भाग काला होता है। देखे तो हम भी नहीं है, पढ़े हैं, काला होता है सोलर कुकर। और सोलर सिस्टम मैं बता दूं, अभी रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा है। सोलर जो प्लेटवा देखे हैं ना, ये प्लेटवा पर आप देखे होंगे लेयर होता है। क्वेश्चन में आता है सोलर प्लेट पर किसका लेयर चढ़ा होता है? तो सिलिकॉन का। किसका होता है? सिलिकॉन का। लेकिन यह लेयर जो होता है ना, उस पर एक डिवाइस होता है, उसको बोलते हैं फोटो डायोड। फोटो डायोड। फोटो डायोड का काम क्या है? यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फोटो डायोड का काम क्या है? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन पूछेगा कि किस डिवाइस के द्वारा लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? वह है फोटो डायोड। जो आप प्लेटवा देखें ना, उस पर लेयर जो चढ़ा होता है ना, वह लेयर एक प्रकार का डिवाइस होता है, फोटो डायोड। अब फोटो डायोड हम जानते हैं, डायोड है ना, तो किसका बना होगा? सेमीकंडक्टर का। आपको सेमीकंडक्टर में कौन से मटेरियल का? 2 ही तो ज्यादा यूज करते हैं, एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम। तो सिलिकॉन का यूज करते हैं। पूछेगा किसका लेयर? तो सिलिकॉन का लेयर। कौन सा डिवाइस? फोटो डायोड। आप फोटो डायोड का अगर सिंबल पूछ दे तो सिंबल ये होता है, क्या है ना, कि हमारा एक ऐसा कोचिंग है, यह है एनोड, यह है कैथोड। आप फोटो डायोड है ना, तो यह सिंबल बना दीजिए, यह लाइट पड़ रहा है। यह किसका सिंबल हो गया? फोटो डायोड का। एक और भी पढ़े होंगे एलईडी। हम इसलिए ये दोनों बता दिए हैं कि एक दूसरे के भी। एलईडी के बारे में सुने होंगे, यह है एनोड है, यह है कैथोड। एलईडी जो आपको लाइट उट लगा होता है, सब जगह होता है, मोबाइल में, टीवी में जो भुक भुक जलता है, वही एलईडी। वह उसका एलईडी का फुल फॉर्म होता है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। इसका जो सिंबल होता है ना, यह ऐसे होता है। हम इसलिए बता दें ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। इसका अर्थ है लाइट बाहर निकल रहा है, इसमें लाइट अंदर आ रहा है। यह लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और यह जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
तो यह दोनों क्या है, डायोड है। यह दोनों क्या है, डायोड है। इनमें से कौन सा सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? हाँ आ गया, सोलर कुकर, सोलर सेल। सोलर जो सेल होता है ना, उसी को सोलर प्लेट बोलते हैं। यह लाइट एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। पानी का घनत्व कितना होता है? पानी का घनत्व कितना होता है? एसआई सिस्टम में पूछे ना तो 10 के पावर 3 केजी मीटर क्यूब होता है। अगर सीजीएस में पूछे ना, सीजीएस में तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये दो ही फॉर्मेट में याद रखिए। एसआई सिस्टम की गठन कब हुआ था? 1971 ईस्वी में हुआ था। और सीजीएस की गठन कब हुआ था? 1935 ईस्वी में हुआ था। लेकिन भारत में इसको 1956 ईस्वी में लागू हुआ था। थोड़ा सा अगर यूनिट बता रहे हैं तो पूरा देख लीजिए। एफपीएस की गठन 1855 में, सीजीएस की गठन 1935 में, लेकिन भारत में 1956 में लागू हुआ था। उसके बाद एमकेएस की शुरुआत जो हुआ था 1960 ईस्वी में हुआ था। और एसआई की शुरुआत जो हुआ था 1967 में प्रथम बैठक हुआ था। पूर्ण रूप से लागू जो हुआ था 1971 में। कोई बुकवा में ये दिया है, लेकिन एनसीईआरटी के बुक में 1971 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए अगर ऑफलाइन कोचिंग हमारे ज्वाइन करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट होने की गारंटी होता है। आप हमें 70 दिन का टाइम दीजिए, आपको हम रिजल्ट में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको हमारे अनुसार पढ़ना होगा। और एक और है, बहुत सारे a+b का होल स्क्वायर भी नहीं जानता, बोलिए कि रिजल्ट निकाल दीजिएगा। अब तुम जानते नहीं है बुर्बक, तुम्हें कैसे निकालूंगा। बाकी दूसरा प्रोसेस है ऑनलाइन कोचिंग। ऑनलाइन पेड कोर्सेज जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए, 1499 पेमेंट करिए और वहां से जुड़ जाइए। 200+ क्लासें हैं। आपको हम तो बोलते हैं कि 1 से 50 तक जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है ना, वही डिस्कशन हम इतनी अच्छे से करवा देंगे कि इसको कर लीजिएगा, उसी में रिजल्ट होगा। अगर ये दोनों नहीं करते हैं तो 4 बुक है सेल्फ स्टडी के लिए। चारों एक बुक मंगवाइएगा तो 400 और चारों बुक मंगवाइएगा तो 1400। अब बाकी आपकी मर्जी है, पढ़ना पड़ेगा। आज पढ़ो या कल पढ़ो, बिना पढ़ले नौकरी नहीं होगा। और यह सोच रहे हैं कि आएगा आगे बहुत सारा योगी जी वैकेंसी लेके, तो नहीं आने वाला है। अगला क्वेश्चन, चलो पढ़ते भी हैं क्लास में। किसी भी द्रव का क्वथनांक कहें तो क्या चीज? बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक कहें तो बॉइलिंग पॉइंट। पानी का बॉइलिंग पॉइंट बता दीजिए। पानी का बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट, र्यूमर में 80 र्यूमर, केल्विन में 273 केल्विन। पानी का द्रव का क्वथनांक बढ़ाइएगा तो दाब का मान बढ़ता है। दाब प्रेशर बढ़ाइएगा, क्या हुआ? 373, अच्छा 373 है, सॉरी 273 फ्रीजिंग पॉइंट होता है। 273 फ्रीजिंग पॉइंट होता है। दाब का बढ़ने से जब प्रेशर का मान बढ़ाते हैं तो क्वथनांक बढ़ता है। प्रेशर कुकर में होता क्या है? प्रेशर का मान बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। जैसे पहाड़ पर हम जाते हैं ना तो वहाँ प्रेशर का मान कम होता है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। बोले इसका लॉजिक नहीं समझे, हम समझाते हैं। जैसे एक बर्तन है, बर्तन में हम चावल डाले हैं, पानी डाले हैं। चावल कितना टेम्परेचर होगा तो पकेगा? 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तभी पकेगा। अब क्या है कि हम क्या किए, प्रेशर का मान बढ़ा दिए। प्रेशर का मान बढ़ा दिए तो ये बॉइलिंग पॉइंट और अधिक टेम्परेचर चला जाता है। जब अधिक टेम्परेचर पर चला जाता है और खाना इसमें प्रेशर कुकर में जल्दी बन जाता है। अब क्या है, पहाड़ पर जाइएगा तो ये पनिया जो है 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही खौलने लगता है। खौलने लगता है तो इसका मतलब थोड़ी है कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला गया। इसलिए पहाड़ों पर जाइएगा ना तो खाना जो होता है देर से बनता है। ये क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में। टेपर सैंक ट्विस्ट ड्रिल की सैंक में, और जो ड्रिल होते हैं ना वह MT1 से MT5 तक होते हैं। ड्रिल में जो होते हैं MT1 से MT5 तक। ऐसे इसका रेंज जो होता है
MT0 से MT7 तक होता है। ठीक है, आगे पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की क्या बोलते हैं, पिच क्या होता है मैं बता। पतली ट्यूब को काटने के लिए 0.8, पतली ट्यूब को काटने के लिए 0.8, पीतल के ठोस टुकड़े को काटने के लिए, पीतल के ठोस टुकड़े को काटने के लिए 1.8। 1 जो होता है वह प्लास्टिक को काटने के लिए, प्लास्टिक के कटिंग करने के लिए 1 होता है। और 1.25 या 1.4 जनरल पर्पस में यूज करते हैं, जनरल वर्क में, साधारण कार्यों में, बोले जैसे माइल्ड स्टील के कटिंग करने के लिए, कास्ट आयरन के कटिंग करने के लिए ये यूज होता है। जानते ही हैं हेक्सा ब्लेड। हेक्सा ब्लेड एक प्रकार का कटिंग टूल है। और हेक्सा ब्लेड जो होता है ना, कितना औसत से स्पीड चलाना चाहिए, 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट। अब फाइल को कितना चलाना चाहिए, 40 से 60 स्ट्रोक प्रति मिनट। हेक्सा ब्लेड की हार्डनेस कितना होती है, 59 से लेकर 65। फाइल की हार्डनेस कितनी होती है, 60 से 64 HRC तक। यह सब पढ़िएगा तभी रिजल्ट होगा, ना तो ना होगा। 46 क्वेश्चन देखिए, 46 क्वेश्चन कह रहा है कि M10 into 1.5 के लिए ब्लैंक साइज। सबसे पहले समझिए, ब्लैंक साइज इक्वल टू फार्मूला होता है D माइनस पिच बाई 10। D का मान दिया हुआ है 10, पिच का मान 1.5 बाई 10। अब बताइए 10 माइनस एक अंक और पॉइंट बैठ जाएगा तो 0.15। अब घटाइए तो 10 में से 0.15 घटेगा तो कितना बचेगा, 9.85। ब्लैंक साइज होता क्या है, कोई भी रॉड जो है, रॉड पर थ्रेड काटने से पहले इसका साइज का जो निर्धारण होता है उसी को हम लोग ब्लैंक साइज बोलते हैं। जैसे इस पर थ्रेड काट रहे हैं तो थ्रेड काटने से पहले इसका साइज होगा ना कुछ, तो जो साइज होगा ना उसी को हम लोग ब्लैंक साइज बोलते हैं। ये जो 9.85 आया इसको पहले ये साइज है, ठीक है, यही ब्लैंक साइज कहलाता है। साइन बार, साइन बार फिगर थोड़ा सा हम बना देते हैं। यह है ये स्टॉपर लगा हुआ है, स्टॉप लिखा है लेकिन इसको बोलते हैं स्टॉपर, ठीक है। यहाँ आयताकार स्लॉट कटे होते हैं। इसका साइज जो लेते हैं, दोनों रोलर के सेंटर के बीच की दूरी, दोनों क्या साइन बार का साइज कहलाता है। स्टॉपर का काम है जॉब को स्लिप होने से बचाने के लिए, अर्थात जॉब को सहारा देने के लिए, स्लिप गेजों को सहारा देने के लिए नहीं, जॉब को स्लिप होने से बचाने के लिए अर्थात सहारा देने के लिए ऑप्शन बी होगा। इसका ये क्यों स्लॉट क्यों कटे होते हैं, तो यह जॉब को क्लैंप करने के लिए आपको ये कटा होता है। और साइन बार जो बना होता है वह स्टेपलाइज क्रोमियम स्टील या टूल स्टील का बना होता है। दोनों दिया हुआ है, निम्मी के किताब में अलग दिया हुआ है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का वह भाग जिस पर मेन स्केल अंकित होता है, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है ये, 2-3 एग्जाम में पूछा है। कहीं डायल आंसर देता है, कहीं डिस्क देता है, याद रखिएगा, कहीं डायल देता है, कहीं डिस्क देता है, लेकिन मैक्सिमम जगह पर डायल दिया हुआ है इसका आंसर, ठीक है। एग्जाम में भी यह मिलेगा आपको, डायल ही मिलेगा। उसके बाद 49, श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से बड़ा होता है। श्रिंक रूल का जो इंच होता है वास्तविक इंच से बड़ा होता है, 1/10 से 7/16 इंच प्रति फुट बड़ा होता है। श्रिंक रूल का प्रयोग पैटर्न मेकर में किया जाता है। कहाँ? पैटर्न मेकर में, कास्टिंग जहां करते हैं जॉब को, वहां पर आपको श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। एक वर्नियर माइक्रोमीटर के कुल रीडिंग, वर्नियर माइक्रोमीटर है जी, याद रखना, वर्नियर माइक्रोमीटर है, याद रखना, कुल रीडिंग दिया हुआ है 35.99 होता है। इसमें से थिम्बल का कौन सा लाइन डॉटम लाइन से मिल रहा है, सबसे पहले समझिए रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, MSD क्या होगा, हम पूरा बता देते हैं डिटेल। सब डिवीजन क्या होगा,
थिम्बल डिवीजन क्या होगा और VSD का होगा, यही टर्म होता है। रेंज देखिए तो ये 35, रेंज क्या होता है 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125, 125 से 150। किसके बीच में आ रहा है ये वाला 25 से 50, रेंज हो गया 25 से 50। अब बोलिए MSD का मान, तो जिसका इसका जो जीरो रीडिंग है ना 35 में से घटा दीजिए, तब 35 में से 25 घटाएंगे तो क्या बचा 10, MSD का मान 10 आ गया। अब पॉइंट के बाद जो पहला अंक होता है, सॉरी पॉइंट के बाद यह 2 अंक देखिए, पॉइंट के बाद 2 अंक देखिए, अगर 50 से अधिक है तो सब डिवीजन का मान 1 होगा, और 50 से कम है तो सब डिवीजन का मान नहीं होगा। तो पॉइंट के बाद 2 अंक 50 से अधिक है तो एक सब डिवीजन, और एक सब डिवीजन का मान क्या होता है 0.5, 0.5 मतलब 50। तो 99 में से 50 को घटा दीजिए तो क्या बचा 49, 49 जो बचा वह थिम्बल डिवीजन बचा। ठीक है, तो लास्ट में जो बच गया वो VSD हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था थिम्बल डिवीजन, थिम्बल किधर गया 49, ये हो गया। अगर यही क्वेश्चन में पूछता है कि रेंज क्या होता है तो हम बता दिए रेंज भी। यही क्वेश्चन में पूछता है MSD क्या होता है तो 10 होता है। यही क्वेश्चन में पूछता है सब डिवीजन का मान 1 होता है, थिम्बल डिवीजन का मान ये है, VSD का मान 7 होता है। ठीक है, आपको इतना डीपली पढ़ा दिया जाएगा कि रिजल्ट नहीं रुकेगा, बशर्ते आप पढ़िएगा तब तो। 51 नंबर, किसी पंप में फंसी हुई हवा को निकालकर उसको पूर्णतः जल से भरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। प्राइमिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइमिंग बोलते हैं। यह सब पाइप फिटिंग का क्वेश्चन है, पाइप फिटिंग में आपको दिया हुआ है, और पिछले बार 2015-16 में जो क्वेश्चन एग्जाम हुआ था पाइप फिटिंग से अच्छा क्वेश्चन है। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यह भार में हल्का होता है, होता तो है जी, यह क्षयरोधी होता है। आगे देखिए, यह CI पाइप से सस्ता होता है, इसका प्रयोग गर्म पानी के वहन के लिए हो सकता है। गर्म पानी के लिए कहाँ इसको PVC को यूज करते हैं, गर्म पानी के लिए तांबा यूज करते हैं। क्या होगा 52 का D होगा इसका, गर्म पानी के लिए। और सभी जो ऑप्शन है सही मिल रहा है, लेकिन यह नहीं मिले, गर्म पानी के लिए तांबा का पाइप यूज करते हैं। ठीक है, GI गैल्वेनाइजिंग आयरन पाइप, GI पाइप की इनमें से कौन सी श्रेणी सबसे पतली होती है, यह कोई बुक में खोजिएगा नहीं मिलेगा। ठीक है, GI पाइप की कौन सी जो होती है वह सबसे पतली होती है, बताइए। ए जो होता है वह सबसे पतला होता है। आगे, वेल्डिंग में न्यूट्रल फ्लेम का आंतरिक शंकु, जैसे ये फ्लेम देखें ना, ये होता है, ऐसे ऐसे पिन होता है। ये आंतरिक शंकु का रंग कैसा होता है, हल्का नीला होता है। क्या होता है, हल्का नीला। आप वेल्डिंग में सबसे ज़्यादा न्यूट्रल फ्लेम का यूज करते हैं। न्यूट्रल फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है वह 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। न्यूट्रल फ्लेम में एसिटिलीन C2H2 प्लस ऑक्सीजन का रेशियो जो होता है 1:1 होता है, याद रखिएगा ऐसा। अगला क्वेश्चन 55, कास्ट आयरन के पाइप में किस प्रकार का सॉकेट यूज करेंगे, कास्ट आयरन के पाइप में किस प्रकार ज्वाइंट यूज करेंगे, सॉकेट एंड एस्पिगोट, ये ऑप्शन सॉकेट यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंक्रीट पाइप कॉलर ज्वाइंट में मोटार बनाने के लिए, मोटार मतलब वो सीमेंट बालू वगैरह मिलाते हैं ना, उसी के बारे में करें। सीमेंट और रेत का रेशियो क्या होता है, पाइप के लिए अलग करते हैं, और वह जो होता है 1:1 होता है, थोड़ा सा मजबूत बनाते हैं। पानी के नल का दूसरा नाम क्या है, पानी के जो नल होता है उसको दूसरा नाम क्या है, बिबकॉक, बिबकॉक के नाम से जानते हैं। 57, 58,
पाइपलाइन में स्टॉप कॉक कहाँ फिट होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पाइपलाइन में जो होता है वह स्टॉप कॉक बीच में होता है। कहाँ होता है? बीच में होता है। आगे, पाइप मोड़ने में टेम्पलेट क्या है? क्या क्वेश्चन गलत कर दिया है? ठीक है, टेम्पलेट बेंडिंग के लिए, पैटर्न के लिए, बेंडिंग मतलब मोड़ने के लिए यूज किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है टेक्निकल का। हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन में आंतरिक फ्रेम फॉर्मा जो लगा होता है वह कितना mm तक के पाइप को मोड़ने के लिए यूज किया जाता है? 60 mm तक के लिए। जो भी किताब बना हुआ है वह आपको क्या बना हुआ है, सब मॉडल प्रैक्टिस में 60 क्वेश्चन टेक्निकल है और 60 क्वेश्चन जो है वह नॉन टेक है। ठीक है, वह नॉन टेक है। टोटल 120 क्वेश्चन है। जो लोग आपको ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना, 70 दिन का टाइम दीजिए, मैं आपको रिजल्ट करवाऊंगा। या जो सेल्फ स्टडी ज्वाइन करना चाहते हैं ये बुक मंगवाइएगा। आपको बुक मंगाने का प्रोसेस मालूम ही होगा। पहले फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट का शेयर का लिंक आता है, वहाँ हमारे व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए और एड्रेस सेंड कर दीजिए, आपको बुक भेज दिया जाएगा। और तैयारी करने का अब नहीं करिएगा तो कब करिएगा? टाइम आपके पास बहुत कम है। अगर आप दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ मनाने लगें तो यह तो हर साल आता है, हर साल मनाइएगा। लेकिन आपको बोरिंग टेक्नीशियन का एग्ज़ाम 2015-16 के बाद अब भी आया है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको मालूम ही है कि मोदी जी हर चीज़ को बेचने पर बिलीव कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस को 1 अक्टूबर से निगम कर दिए हैं, एयर इंडिया को बेच दिए हैं। अभी हाल फिलहाल में सुना हो कि एनटीपीसी का जो होता है उसका शेयर बेच रहे हैं। भारत पेट्रोलियम को जो सोचिए 500 करोड़ का वह मुनाफा देने वाला कंपनी 40,000 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा है। तो क्या है ना कि खरीदने वाला भी गुजरात का, बेचने वाला भी गुजराती है। और वह खरीद भी रहा है गुजरात के ही आदमी और बेच भी रहा है गुजरात का आदमी। आप लोग, मोदी जी बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। हमारे यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी में केवल ओपन वैकेंसी निकलता है। अगर सबका साथ सबका विकास चाहते हैं तो गुजरात के हैं, गुजरात में ओपन वैकेंसी हमको दिलवा दे। क्यों नहीं ओपन वैकेंसी दिलवाते हैं? सबका साथ सबका विकास में तो जो जिसमें जितना टैलेंट है वह कहीं पर भी जॉब कर सकता है। तो अगर वह, एक और लॉजिक वाली बात है, आसाम में जितने भारत सरकार के उपक्रम है, निगम है, या महाराष्ट्र में जितने निगम है, या गुजरात में निगम है, वहाँ के स्टूडेंट ही केवल फॉर्म भरते हैं। अगर भारत सरकार का उपक्रम लिखा जाता है तो हमारा भारत के प्रत्येक स्टूडेंट को फॉर्म भरने के लिए अधिकार होना चाहिए। अगर भारत सरकार का नहीं है, राज्य सरकार का है, तो हम उसमें हिस्सेदारी नहीं मांग रहे हैं। लेकिन भारत सरकार के उपक्रम लिखता है। अगर यही हालात रहा तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। अब महाराष्ट्र में भी यही नियम है कि भारत सरकार के कोई भी उपक्रम हो, महाराष्ट्र के ही स्टूडेंट अप्लाई करेगा। तो आप सोच लीजिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र है, वह निगम बन गया। अगर महाराष्ट्र वाला नियम उस पर लागू होगा तो बिहार, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र के बिहार, यूपी, राजस्थान और एमपी के स्टूडेंट गए। कहाँ है सबका साथ सबका विकास? तो ये मोदी जी सबको प्राइवेट कर रहे हैं। हमको तो लगता है प्रधानमंत्री को भी प्राइवेट कर देना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग का क्या मानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, और अभी जॉब ले लीजिए 1-2 साल में, नहीं तो आने वाला कल सरकारी जॉब रहेगा नहीं। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ये 3 छोड़ दीजिए, वो मेडिकल क्षेत्र छोड़ दीजिए, बाकी सबको वो बेच देंगे। बाकी क्या मैं बोलूँ, आप खुद समझदार हैं क्या करना है नहीं करना है। अब आगे यूपी में चुनाव होने वाला है, किसको वोट दीजिएगा सोच लीजिए। आइए को सोच लीजिएगा। और बात, जो लोग सोच रहे हैं ना बोरिंग टेक्नीशियन में हमारा सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होने के बाद में वो बोलेंगे 5 साल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखेंगे। क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं। हम लोग हड़ताल करते थे, हम लोग को हड़ताल के लिए मना कर देंगे, जेल में डाल देंगे। क्या किए? कुछ नहीं किए। आपको भी ऐसा ही बोलेंगे। इसीलिए किसको वोट देना है हम तो नहीं बोलेंगे। बाकी आप खुद समझदार हैं, किसको देना है आप डिसाइड करिए। लेकिन हम बोलेंगे बीजेपी को वोट मत दीजिए। दीजिएगा तो सरकारी नौकरी ना होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा। कब निकाल दिया जाएगा कोई गारंटी नहीं है। बाकी आप समझ रहे हैं क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।